डेली चिट्ठियां आती रहती है, गैर शैक्षणिक कार्य बहुत ज्यादा है, बच्चों को पढ़ाने का समय कम मिलता है। तो कुछ ऐसे डेज फिक्स किए जाएं जो कि अति आवश्यक है। तो इस प्रकार का ये जो सेलिब्रेशन है, ये गतिविधियां कम होनी चाहिए ताकि अध्यापकों को प्रॉपर जो है स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का मौका मिले। ये गतिविधियां कम होना अति अनिवार्य है। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि प्राइमरी टीचर फेडरेशन काफी दिन से जो है हड़ताल पर शिक्षा निदेशालय में बैठे हैं। इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि प्राइमरी टीचर्स ने जो है अपने इलेक्शन करवा के इनके जो पदाधिकारी है, तो हर एक संगठन ये चाहता है कि ये पदाधिकारी हमारी मांग को अपने उच्च अधिकारियों तक और सरकार तक पहुंचाएंगे। तो मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा कि सरकार को भी एक वार्ता जो है इन प्राथमिक अध्यापकों के साथ, ये जो हड़ताल पर बैठे हैं, इनके साथ कर लेनी चाहिए और इनकी जो किसी भी जायज मांगे हैं उन्हें आना चाहिए। हम भी आज इस बारे में एक बातचीत जो है शिक्षा सचिव श्री राकेश कंवर जी से, वो शिक्षा मंत्री जी से इस बारे में करेंगे कि इनकी जायज मांगे हैं जो वो पूरी की जाए और ये जो अभी हड़ताल गतिरोध चला है ये यहीं पे समाप्त हो जाए ताकि बच्चों की जो है शिक्षा वो इससे प्रभावित ना हो। पॉइंट नंबर 10 पे कहना चाहूंगा, सभी डीपी अध्यापकों के नियमों को में एक मुश्त छूट देते हुए इनको नियम प्रवक्ता नियुक्त का बदनाम और सभी लाभ प्रदान किए जाएं। इसके बारे में कहना चाहूंगा कि सभी के लिए R&P रूल्स एक जैसे हैं। कुछ लोगों ने अपनी एजुकेशन को बढ़ाया है, किसी ने MPL कर रखा है, कोई BPL है, लेकिन जो मिनिमम इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है और R&P रूल्स है उसके तहत ही PTI से पदोन्नति DP पद के लिए होती है। लेकिन यहाँ पर शिक्षा विभाग में इनका जो दोहरा मापदंड है, इस पर जो है कुछ DP साथी जो है उन्हें कम स्केल दिया जा रहा है और कुछ को प्रवक्ता का पदनाम दिया जा रहा है। तो ये दोहरा मापदंड से जो है ये लोग भी परेशान हैं, तो इन्हें जो है प्रवक्ता नियुक्त का पदनाम दिया जाना चाहिए, ऐसी हमारी सरकार से और शिक्षा मंत्री जी से मांग रहेगी। पॉइंट नंबर 11 पर बोलना चाहूंगा कि बहुत समय से, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी आप देख रहे होंगे कि पिछले 2.5 वर्षों से जो है कोई भी पदोन्नति शिक्षा विभाग में हमारी नहीं हुई है। 15 वर्ष हमारी मांग रहेगी, 15 वर्ष और 15 वर्ष से अधिक जिन अध्यापकों का इस अध्यापन कार्य में समय हो चुका है, इससे अधिक समय सेवा काल इनका पूरा होने पर जो है इनको 2 विशेष वेतन वृद्धियां इनको CNV की तर्ज पे दी जानी चाहिए, क्योंकि CNV अध्यापकों को जो है इनकी पदोन्नति नहीं होती है और जिनको 20 वर्ष के बाद जो है 2 विशेष वेतन वृद्धियां दी जाती है। तो ये भी हमारी मुख्य मांग रहेगी। 28 वर्षों से TC कैडर जो है अभी पदोन्नति की राह देख रहा है, लेकिन पदोन्नति अभी नहीं हुआ। इसी प्रकार से वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो हमारी सरकार से भी ये विशेष मांग रहेगी कि 15 वर्ष उपरांत 2 विशेष वेतन वृद्धियां प्रदान की जाए। सभी आउटसोर्स अध्यापकों, विशेष तौर पर कंप्यूटर अध्यापकों को शिक्षा विभाग में समायोजित करने के लिए एक ठोस नीति बनाई जाए। पिछले 22 वर्षों से हम देख रहे हैं कि हमारे साथ कंप्यूटर अध्यापक आउटसोर्स पर ही काम करते चले जा रहे हैं और उनका पूरा जीवन इसी प्रकार जो है समाप्त हो जाएगा। उनका अपना घर का पालन पोषण इस प्रकार से उसका गुजारा करना नहीं हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि उनके लिए कोई एक विशेष ठोस नीति बनाई जाए और ताकि वो लोग भी जो है रेगुलर हो सके। पॉइंट नंबर 13 पे बात करना चाहूंगा, शिक्षा में गुणवत्ता व मानव संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग के संदर्भ में शिक्षा में इसमें युक्तिकरण का जो है राजकीय अध्यापक संघ हमेशा पक्षधर रहा है। इसमें कुछ मैं कहना चाहूंगा कि 2025 में अभी जो युक्तिकरण, आज 2025 चला है, 2003 में युक्तिकरण का जो नियम था उस पर जो टीचर रेशो थी वो 60 बच्चों पर एक अध्यापक था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 2020 में जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई उसके तहत जो है अभी जो टीचर और बच्चों की रेशो है 30 बच्चों पर एक अध्यापक का होना अनिवार्य है। तो लेकिन अभी जो युक्तिकरण हमारी हो रही है शिक्षा विभाग में, तो इसमें जो है 2003 के नियमों को आधार बनाकर जो है शिक्षकों का युक्तिकरण किया जा रहा है। तो
तो हम इस स्पष्टीकरण का हम विरोध करते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रक्रिया राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो 2020 के प्रावधानों के अनुरूप ये होनी चाहिए। इसके बाद में मेरा अगला पॉइंट रहेगा अर्जित अवकाश के बारे में कहना चाहूंगा कि सभी रेगुलर कर्मचारियों को 300 प्लस 10 दिन का जो है अर्जित अवकाश जो है उनके खाते में उनका जमा होता है। लेकिन हमारी जो मांग यह रहेगी कि जो अर्जित अवकाश जो है अध्यापकों के अर्जित अवकाश के खाते में जमा किए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि कुछ अध्यापकों के जो है अर्जित अवकाश जैसे 300 से 300 प्लस 10 तक ही रहते हैं, सीमित रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये अवकाश उस खाते में उसके निरंतर जुड़ते रहने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बुढ़ापे में या सेवानिवृत्ति से पहले कोई एक लंबी बीमारी ऐसी लग जाती है और उनका जो है अवकाश वो जो अर्जित अवकाश 300 दिन का उनकी पूरी मेहनत होती है वो अवकाश उनका उस बीमारी में चला जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये 300 दिन का जो अवकाश है इसमें ये जो हमारे अर्जित अवकाश जो मिलते हैं 20 दिन जो है मिलते हैं वो जो है हर वर्ष वो जुड़ते रहने चाहिए, चाहे उसे वो ले या ना ले, ये निरंतर ये जुड़ने की प्रक्रिया इस पे चलती रहनी चाहिए ताकि बुढ़ापे के समय या सेवानिवृत्ति के समय कोई भी समस्या कर्मचारी को ना आए। अध्यापकों की सेवानिवृत्ति जो है 58 वर्ष से बढ़कर 62 वर्ष की जाए। हम देख रहे हैं कि सरकार भी इसमें बहुत जल्द ही फैसला शायद लेने वाली है कि ये सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से जो है 62 वर्ष 59 वर्ष की जाए या 60 वर्ष की जाए। लेकिन हमारे संगठन की ये मांग रहेगी कि ये सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़कर जो 62 वर्ष हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो कि इस शिक्षा विभाग में या कहीं भी इस समय मध्य प्रदेश में कोने कोने पे नौकरी कर रहे हैं। वो जो 52-54 साल में वो लोग जो है रेगुलर हुए हैं, तो उन्हें भी थोड़ा मौका मिल जाए ताकि वो अपना ओपीएस या पेंशन बैंक इसमें उनकी सर्विस उसके लिए काउंट हो जाए। तो हमारी ये निवेदन रहेगा कि ये उम्र 58 वर्ष से बढ़कर जो है 62 वर्ष हो जानी चाहिए। इससे पॉइंट नंबर 16 पर बात करना चाहूंगा। एसएमसी अध्यापकों के नियमित करने के लिए ये कि बहुत लंबे समय से जो है माननीय शिक्षा मंत्री ने भी इसके लिए एक कमेटी का गठन किया था। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत लंबी हमारी मांग होगी। तो ये हमारे एसएमसी से जो है 2500 के करीब हमारे अध्यापक इस समय शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रहे हैं। तो मेरा निवेदन रहेगा प्रदेश सरकार से कि इनके लिए भी जो है एक इनको रेगुलर करने के लिए या इनको कोई ठोस नीति बनाई जाए। पॉइंट नंबर 17 पर बात करना चाहूंगा। प्रधानाचार्य के कार्य ग्रहण व त्याग से संबंधित 7/7/2023 के शिक्षा सचिव के द्वारा एक चिट्ठी जो जारी की गई उस ज्ञापन को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की हम मांग करते हैं। इसमें रिलीविंग और ज्वाइनिंग से संबंधित कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रदेश या वहां से उन्हें लीव परिचित है कि प्रदेश में जो है मुख्यालय जो प्रदेश में जिला मुख्यालय है दूर दूर स्थित है, तो इसमें आने जाने की कठिनाई बहुत ज्यादा रहती है। तो हम चाहते हैं कि ये जो है 7/7/2023 की जो है शिक्षा सचिव महोदय द्वारा जो चिट्ठी निकाली गई उसे तुरंत प्रभाव से वापिस किया जाए। और इसके बाद अंत में संघ उन संगठनों की सभी गतिविधियों पर तुरंत रोक लगाने की मांग करता है जो ना तो कहीं पर कानूनी रूप से पंजीकृत है और ना ही उनकी कहीं कानूनी संबद्धता है। ये संगठन सिर्फ अपनी गतिविधियों के नाम पर जो है प्रदेश सरकार से अनेक प्रकार की रियायतें लेकर सरकार के पैसे, समय व विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो ऐसी सभी गतिविधियों पर ऐसे सभी पदाधिकारियों पर रोक लगनी चाहिए जो कि गैर कानूनी है। अंत में मैं आप सभी प्रेस बंधुओं का, प्रिंट मीडिया का यहाँ पहुंचने पर और आज हमारे बीच आप इतनी भारी मात्रा में यहाँ पहुंचे हैं, मैं आपका हिमाचल राज्य की अध्यापक संघ की राज्य कार्यकारिणी की ओर से एक बार पुनः
आभार व्यक्त करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप यहाँ पर आज इस प्रेस पत्रकार वार्ता में हमारे संगठन द्वारा उठाए गए जितने भी हमारे मुद्दे थे उसे आप प्रमुखता से जो है देश प्रदेश के कोने में अपने माध्यम से पहुंचाएंगे। इसी के साथ एक बार फिर धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल राज्य अध्यापक संघ। आपका जो संगठन है वो अब अस्तित्व में आया ऐसा कहा जा रहा है, तो वीरेंद्र चौहान कह रहे हैं कि आपकी जो संघ है वो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, ये उनका कहना है। धन्यवाद, आपका प्रश्न आया। वीरेंद्र चौहान जी क्या क्या कहते हैं ये तो शायद आपको नहीं पता है और हमें भी पता है। हमारा संगठन अगर अस्तित्व की बात है तो यहाँ पर जैसे महाराष्ट्र के अंदर दो शिवसेनाएं चल रही है, एनसीपी चल रही है, तो इसी प्रकार से हमारा संगठन चल रहा है। 2019 में वीरेंद्र चौहान इस संगठन के प्रेसिडेंट 2013 से। इससे पहले कि कौन असली है कौन नकली है मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने हम सबको अंधेरे में रखा है। उनका जिस संगठन को वो 10-12 साल से चला रहे हैं वो संगठन कहीं रजिस्टर्ड भी नहीं है। पहली जो बात है जो कोर्ट में बाहर आ रही है, वो कोर्ट में कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है प्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं। पता नहीं कब से ये छापने, ये जो हम भी छाप रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि हम नहीं छाप रहे हैं, क्योंकि हम क्लेम कर रहे हैं कि हम एचजीटीयू को हम क्लेम कर रहे हैं जो वीरेंद्र चौहान ऑन करता था। आपके प्रश्न पे आता हूं पहले में, वो आप कह रहे हैं कि कौन सा संगठन है। 2019 में क्या हुआ कि जब चुनाव हो रहे थे, बड़े जोरों शोरों से हमारे चुनाव हुए थे। सबसे जो भीड़ देखी गई वो हमीरपुर में देखी गई, जहां एक ब्लॉक में 500-600 अध्यापकों ने चुनाव में भाग लिया। और अंत में क्या हुआ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट की मेंबरशिप डिस्क्लोज की जा रही थी और होनी थी, और उस प्रचलन को वीरेंद्र चौहान ने आखिर में स्टॉप कर दिया शिमला डिस्ट्रिक्ट के चुनाव के बाद, और इससे एक धड़ा रुष्ट हो गया। और जो हमारे बड़े बड़े जिले थे 5, वो 6 जिले, वो शिमला जो चुनाव होने थे 9 नवंबर 2019 को, उन चुनावों में वो नहीं आ सके, क्योंकि उन्होंने पहले नोटिस दे दिया था कि अगर आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे हम सेपरेट चुनाव करवाएंगे। इन्होंने सेपरेट चुनाव करवाए मटैनी हमीरपुर में। इनकी संख्या बटक ऊपर की संख्या से ज्यादा थी, तब हम भी वीरेंद्र चौहान के साथ थे। कैलाश ठाकुर में मैं वीरेंद्र चौहान के साथ था। 2019 में इसके 2 धड़े हो गए। वीरेंद्र चौहान जी कोर्ट में जाते हैं, इनके संगठन को चुनौती देते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 39 रूल 1 and 2 फाइल की थी, उसमें जुरिस्डिक्शन के आधार पर वीरेंद्र चौहान की जो एप्लीकेशन उसको डिसमिस कर दिया गया। मैं बता दूं कि उस हिसाब से कोर्ट में अभी भी नरेश महाजन का गुट जिंदा था। इसके बाद में क्योंकि वीरेंद्र चौहान का जो काम करने का तरीका है वो ये है कि मैं ही हूं, बाकी कोई दूसरा नहीं। हमारे जो हम वीरेंद्र चौहान के साथ थे 6 डिस्ट्रिक्ट, हम भी बाद में वीरेंद्र चौहान के अगेंस्ट हो गए। हमारे अधिकांश लोग एंटी हो गए और हमने एक हाउस बुलाया भटक ऊपर यहाँ पे संजौली में 10/4/2022 को, और उस हाउस में विधिवत वीरेंद्र चौहान को निष्कासित किया गया। और वो आज होता कि मैं प्रधान हूं, क्या वीरेंद्र चौहान के उस निष्कासन को किसी कोर्ट ने गलत ठहराया है? मैं ये कहूंगा, अगर ठहराया है तो हम गलत हैं, अगर नहीं ठहराया तो उस निष्कासन के खिलाफ वो कोर्ट में गया है। बर्बाद हो रहा है, हम इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन वीरेंद्र चौहान ने हमारी ऑफर को नहीं माना। हम 2 महाजन गुट और मेरा गुट हम कंबाइंड हो गए और मटैनी में हमने एक हाउस रखा। उस हाउस में हमारी यूनिफिकेशन हुई और यूनिफिकेशन के बाद में हम 2023 में ज्वाइंटली चुनाव में गए। उसमें हमारे चुनाव को रोकने का भी प्रयास किया, उसमें एफआईआर तक करवाई हमारे खिलाफ कि ये जो है अवैध तरीके से धन की उगाही कर रहे हैं। तो हमने उसका जवाब दिया थाने में जाके, और मुझे लगता है वो अभी क्लोजर रिपोर्ट केस में कोर्ट में जा चुकी है, क्योंकि और उस 18 लाख की ट्रांजैक्शन को हम गबन मानते हैं, क्योंकि यूनियन का जो अकाउंट है वो ज्वाइंट होना चाहिए। सिंगल ऑपरेटिव अकाउंट वो कैसे चला रहा था, यह तो तब हमारे सामने आया जब हमने वीरेंद्र चौहान को निष्कासित किया, जब हमने कोर्ट के लिए कागज इकट्ठे किए। हम पीएनबी में गए, जो हमारा पहला अधिकृत अकाउंट था, तो वहां से जब 9 लाख रुपए ट्रांसफर पाए गए तो हमने पता किया कि ये कहां गए।
तो उन्होंने अकाउंट नंबर दिया, वो बटापुर में गए थे, जो एग्जीक्यूटिव के नाम में था, सिंगल ऑपरेटेड। तो हमने FIR दर्ज की है वीरेंद्र चौहान के खिलाफ, और वो अभी दिल्ली थाने में रजिस्टर्ड है 0016/2024 30/1/24 को वो रजिस्टर्ड एक है। FIR आपने करवाई, हाँ जी। एक FIR उन्होंने आपके खिलाफ हाँ जी, हाँ करवाई। जी, करवाई है। कानूनी लड़ाई लड़े तो कर्मचारियों के मुद्दे कौन लड़ेगी, शिक्षक हाँ, के मुद्दे कौन लड़ेगी? आप बिल्कुल सही है। आप नहीं लड़ कानूनी, रहे। मैं आपको बता दूं, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। वीरेंद्र चौहान ने बहुत से फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स के जरिए हमारे ऊपर जितना भी हमारा टेन्योर हुआ है, आधा टेन्योर हम जो है कोर्ट के रोक के कारण रुके रहे। हमने तो प्रयास किया था कि अध्यापकों की लड़ाई लड़नी हमारे को एक होना चाहिए, लेकिन वीरेंद्र चौहान ने प्रधान बनना है। हमने इतनी तक ऑफर दी थी कि एक ज्वाइंट हाउस बुलाते हैं, सभी टीचरों को बुला दो, अगर आप एक्चुअल में लीडर हो फेस करो, अगर आप जीत जाते हैं हम मान जाएंगे आप प्रधान है, हमारे भी आप प्रधान है। लेकिन अगर आपके पास में आधार नहीं है और आप जो है कोई बेतुकी बात कहीं पर प्रेस में जाके बोलते रहते कि मैं ही असली प्रधान हूं, तो इस तरह तो नहीं चलेगा। अब कोर्ट में चले तो कोर्ट में लड़ाई लड़ो, कोर्ट में लड़ रहे हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हमारी फेवर में डिसीजन दिया था, हमारे पास से रोक हटा दी थी, तो अब वो पहुंच गए हाई कोर्ट, रिट में चले गए। तो अब जब रिट में गए हैं तो हमारे ऊपर कोई रोक नहीं है। ये इस समय का हमने फायदा उठाया, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के चुनाव हमारे हो गए थे 23 में, 24 में हम रोक में लगे रहे, इसलिए हमने अभी जो है डिस्ट्रिक्ट के स्टेट के जो इलेक्शन है वो करवा दिए। अब हमारे जो नए प्रेसिडेंट है वो गौतम ब्रह्मन जी हैं, और हम दोनों गुटों का विलय हो चुका है। अब इसका मतलब ये है कि एसडीटीयू अभी भी 2 धड़े हैं, अब हो गया नरोत्तम और वीरेंद्र चौहान। क्या सर जो आपका गुट है वो जो प्राइमरी टीचर फेडरेशन का धरना चल रहा है उसको सपोर्ट करता है या नहीं करता? मेरा क्वेश्चन सर पहले ठीक है, आपका है। देखो, उसमें ये है कि जो वीरेंद्र चौहान जी का कहना था वो ये कह रहे थे कि हम जो है जो शिक्षकों पे कार्रवाई हुई है प्राइमरी उसका विरोध करते हैं, लेकिन हम इनके धरने के साथ नहीं है। तो आपका उसमें क्या स्टैंड है? देखो, जो तो कार्रवाई हुई है वो तो विरोध हम भी करते हैं। धरने में अगर हम बात करें, वो उनका डेमोक्रेटिक राइट है, हम कैसे उसका विरोध करें? वो डेमोक्रेटिक राइट है, गवर्नमेंट उनसे डायलॉग करे, डायलॉग के बाद में अगर गवर्नमेंट की बात नहीं मानती है, क्योंकि जो उनकी जेन्युइन डिमांड है वो तो माननी पड़ेगी, अगर नहीं मानते हैं तो मुझे नहीं लगता कि पीटीएफ के जो लोग हैं वो इतने प्रबुद्ध लोग हैं कि वो समझ जाएंगे कि अगर कोई जेन्युइन डिमांड नहीं होगी तो वो पीछे हट जाएंगे। लेकिन एक बार डायलॉग तो होना चाहिए। मतलब आप समर्थन? बिल्कुल। कार्यप्रणाली का संचालन ऐसे सीबीएसई को दे दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी परेशानियां सामने आ, मतलब अब भाषा में भी आपके 100% नंबर बच्चे ले रहे हैं, तो आप मैम, ये तो एक नीतिबद्ध निर्णय है कि हम नहीं कह सकते कि भाई इसको सीबीएसई को दिया जाए, मांग नहीं रख पर सकते। हम अभी हमारी जो मांगे, हमने जैसे अभी हमारे प्रधान जी ने कहा है कि पहली बात तो मुझे लग रहा है जितना ये लैप्स हो रहा है, ये एक नियमित निदेश अपना जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है बोर्ड के, वो ना होने के कारण शायद ये अनियमितताएं आ रही है। क्योंकि जिलाधीश महोदय को ये प्रभार दिया गया है, ये अतिरिक्त प्रभार है उनके पास में, तो मुझे लगता है कि शायद उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं वो बोर्ड की ओर, क्योंकि जब एक फुल टाइम पोस्ट जब दे रखी है तो इसका मतलब पूरा ध्यान वहां पर एकाग्रित होना चाहिए। तो अगर सरकार का आधा समय तो बीत चुका है, अभी भी अगर वो निदेशक तैनात करते हैं तो ये अध्यक्ष तैनात करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये जो कमियां आ रही हैं ये दूर की जा सकती है। एक आपने मांग की है ना 58 वर्ष रिटायरमेंट की एज, आप तो बोले 62, बहुत ही ज्यादा शिक्षित जो हमारे बेरोजगार है, इसके पीछे आप चाहेंगे कि बच्चों को रोजगार मिले? हम अध्यापकों की बात कर रहे हैं। जब अध्यापक तो नहीं, तभी अब यूनिवर्सिटी में या फिर हम मेडिकल साइड में देखो आप, वहां पर 60-62 साल एज की जा रही है, तो हम उस स्केल पे बोल रहे हैं। बाकी जो दूसरा तर्क है वो ये बोल दिया क्योंकि लेट लतीफ आ रहे हैं लोग, तो ये तो गवर्नमेंट ने डिसीजन लेना है, कोई हमने बोल दिया कोई फाइनल नहीं है, ये हमारी डिमांड है। क्योंकि मुझे लगता है जितना मैच्योर होता है आदमी एज ए टीचर वो ज्यादा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि हमने कोई फिजिकल वर्क नहीं करना होता। इस आधार पर हम कह रहे हैं। सर, सरकारी स्कूलों में जो ग्राफ देख रहा है उसका मुख्य कारण आप क्या मानते हो? इसका मेन कारण हमारे प्रधान जी ने कहा है बेसिक एजुकेशन, क्योंकि जो प्राथमिक शिक्षा है वो प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा हमारे पास में बिल्कुल नगण्य है, ना के बराबर है। वहां सुविधाएं अध्यापक नहीं कर पाते हैं। हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि क्लास के लिए कम से कम एक अटेंडेंट हो, अनअटेंडेंट तो हम भी अपना बच्चा नहीं दे सकते स्कूल में। तो मुझे लगता है कि जब एक अटेंडेंट होगा तो जरूर है वो फोकस करेगा बच्चे के ऊपर।
कमी आ रही है वो यही से आ रही है बेसिक एजुकेशन। सर आपने उसको आप- बेसिक एजुकेशन की बात की, तो आधे से ज्यादा समय तो यहाँ पर अध्यापकों का गुटबाजी राजनीति में बीत जाता है, तो बच्चों पर फोकस कैसे कर पाएंगे जब आधे से ज्यादा समय यहाँ राजनीति में बीत जा रहा है? सर ये जो आप बोल रहे हैं आधे से रजिस्ट्रेशन नंबर बोले, जब मैंने पूछा कि कहाँ होते हैं, बोला सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर होते हैं, तो क्यों नहीं है वो रजिस्टर्ड? कोई जवाब नहीं आया उनका। दीपिका जी ने कहा कि सरकारी क्षेत्र में शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आ रही है। मैं दीपिका जी कहना चाहूंगा, आप देख रहे होंगे हमारे जीरो एनरोलमेंट के स्कूल अभी 1700 बंद हो गए। आज भी एक नोटिफाई हुआ है, हमारी पोस्टें साइंस स्ट्रीम की जो है 44 स्कूलों में कहीं 1, कहीं 2, कहीं 4 चली गई। जब बच्चे ही जीरो हैं, अध्यापक बैठे वहां क्या कर रहे थे? क्या अध्यापकों इतनी तनख्वाह ले रहे थे? मैं उन अध्यापकों के लिए भी कहना चाहूंगा, उनका दायित्व बनता था रिटर्न में देखते कि जहां पे अध्यापक नहीं है हमें वहां पे शिफ्ट कर दिया जाए। प्राइमरी स्कूल आप देख रहे होंगे कितने बंद हो गए। तो शिक्षा विभाग में बैठे हैं। मैं वो हमारे एक तो मेन मुद्दा ये भी रहेगा आपके बीच में, जो हमारे डेपुटेशन पे लोग डिप्टी डायरेक्टर डायरेक्टरेट वो भी खुद निदेशालय में बैठे हैं, और फॉरेन का टूर लगाना है तो वो फंसे रहेंगे उसमें जाके कि मैं नहीं जाना है। वो सड़क पे आ जाएगा जब उसको बोल दिया कि आप सिंगापुर के लिए रिकमेंडेड है, और बोलेगा लो जी यार सरकार बहुत अच्छा चल रही है, तब दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाएंगे। मैं आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर ये संघ भी, कैलाश जी ने, मेरे भाई ने कहा कि रजिस्टर्ड नहीं है, हम भी ये चाहेंगे कि इसकी मान्यता भी रद्द हो जानी चाहिए। हम उसके तहत अपना